हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने हेडली यूनिसेलुलर मॉडल पढ़ा था, जिसमें जो है सिंगल सेल मतलब क्या, लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड मूवमेंट देखा था हमने। सिंगल सेल मॉडल जिसमें सिर्फ थर्मल प्रेशर को कंसिडर करा था हेडली ने। इसमें कॉरिलिस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर नहीं करा था, इसीलिए इस थ्योरी को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ट्राई सेलुलर मॉडल। तो इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे 4 लैटिट्यूड्स लेते हैं, 0 डिग्री, 25 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ, 55 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ, एंड देन 90 डिग्री नॉर्थ, मतलब पोल्स। अब यहाँ पे सेम साउथ पोल का भी हम बना सकते हैं, सेम यहाँ पे रिवर्स रहेगा। अब यहाँ पे जब विंड मूवमेंट स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हमें मिलता है फर्स्ट लो प्रेशर। ठीक है, अब ये लो प्रेशर क्या होता है, इसकी वजह से विंड का जो मूवमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब जब विंड मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे ये ट्रोपोपॉज से टकराती है और डाइवर्ज होती है। कुछ विंड जो है साउथवर्ड चली जाती है, कुछ विंड नॉर्थवर्ड मूवमेंट करती है। अब जो ये नॉर्थवर्ड विंड मूवमेंट कर रही है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है कि वो कंप्लीटली पोल्स तक नहीं जा पाती है, वो यहीं से डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये डाइवर्ट विंड वापस से सिंक होती है। ठीक है, जो ये सिंक हो रही विंड है, अब ये 2 डायरेक्शन में मूव करेगी। यहाँ पे सरफेस से टकरा के कुछ विंड जो है वापस से इक्वेटर की तरफ चली जाएगी, कुछ विंड जो है वापस से पोल्स की तरफ मूवमेंट करेगी। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद आगे हम आगे चलते हैं। अब ये विंड जो इस तरफ डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, पोल्स की तरफ, साथ में पोल से भी जो विंड है इस यहाँ पर वो सिंक करेगी। क्यों? काफ़ी ज़्यादा कोल्ड विंड है। कोल्ड विंड जब यहाँ सिंक करेगी तो इस कुछ विंड जो है नॉर्थवर्ड जाएगी, कुछ विंड जो है साउथवर्ड जाएगी। अब जो नॉर्थ विंड है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी और यहाँ पे दोनों विंड जो है कन्वर्ज होगी, मतलब कोलाइड होगी। अब हमने पढ़ा था जब भी यहाँ पे कोलाइड होती है तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। ठीक है, तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ। डायनेमिक मूवमेंट हमने पढ़ा था, डायनेमिक टेम्परेचर जोन। तो इसमें जो कोलाइड कन्वर्ज हुआ, ये विंड का मूवमेंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है, फिर यहाँ से दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। अब यहाँ पे ट्रोपोपॉज के पास टकरा कर यहाँ से जो है वापस से नॉर्थवर्ड और साउथ डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्स हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह हमारी जो है ये 3 सेल्स जो है क्रिएट होते हैं। फर्स्ट सेल जिसको नाम दिया हमने हेडली सेल, सेकेंड सेल जो है फेरल सेल, थर्ड सेल जो है पोलर सेल। अब यहाँ पे 0 डिग्री को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो टेम्परेचर और लो जोन। यहाँ पे 25 डिग्री 35 डिग्री नॉर्थ को हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे हम सब पोलर लो प्रेशर जोन और यहाँ पे बोलेंगे पोलर हाई प्रेशर जोन। अब यहाँ पे क्या होता है, थर्मल प्रेशर जोन की वजह से 2 प्रेशर जोन्स क्रिएट होते हैं, इक्वेटोरियल लो और पोलर हाई। आपने ये देखा, ये वाला 90 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, डायनामिक प्रेशर जोन की वजह से हमारे पास 2 प्रेशर जोन है, 30 डिग्री साउथ ये वाला सब ट्रॉपिकल और ये वाला सब पोलर रीजन। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमने थर्मल प्रेशर जोन पढ़ा था, इसमें इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर के इम्पैक्ट की वजह से तो प्रेशर जोन्स क्रिएट होते हैं। अब हीटिंग करने से, गर्म होने से, एयर के गर्म होने से ये हाई लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, वहीं कूलिंग से हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। हीटिंग से जो है लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, कूलिंग से जो है हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन और पोलर हाई प्रेशर जोन हो गया। इसके बाद जो डायनेमिक प्रेशर जोन है वो हीट पे डिपेंड नहीं करते, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, तो ग्राउंड टेम्परेचर बिकम्स इररिलेवेंट यहाँ पे। ठीक है, अब प्रेशर जोन क्यों बनते हैं यहाँ पे, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की वजह से, डाइवर्जेंस ऑफ एयर की वजह से। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, सपोज करो सरफेस, हम सरफेस से विंड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अब जब सरफेस पे ये दोनों विंड आपस में कन्वर्ज होगी तो यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट होगा और विंड मूवमेंट जो है अपलिफ्टमेंट होगा, विंड का अपलिफ्टमेंट होगा। और ये जो एरिया है इसको बोलेंगे लो प्रेशर एरिया, जो हमने देखा था अभी अपनी सेल में। अब यहाँ पे हम सरफेस की जगह सीलिंग लेते हैं, मतलब क्या, ट्रोपोपॉज। सीलिंग हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ट्रोपोपॉज। ठीक है, तो जब ये दोनों कन्वर्ज होंगे तो कोई जगह है नहीं कहीं टर्न होने की, तो ये डाउनवर्ड सिंकिंग मूवमेंट करेंगे और ये जो एरिया है ये क्रिएट होगा हाई प्रेशर जोन का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सेम हमने वापस से, ये हमारे 2 पोजीशन हो गए हाई डायनामिक प्रेशर जोन की।
ये पोजीशन हो गई हमारी थर्मल प्रेशर जोन की। अभी यहाँ पे क्या होता है, जो 0 डिग्री इक्वेटर है इसको हम बोलते हैं ITCZ, ITCZ यहाँ पर। अब ये ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ITCZ जो है, CZ जो है शिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हमको पता है जो सन की रेस है वो भी शिफ्ट होती है। फर्स्ट डायरेक्टली कैंसर पे पड़ती है कुछ टाइम के लिए, जून के समर टाइम पे, फिर बाद में ये इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है और कैंसर पे वर्टिकल और स्लांटेड पड़ती है। थोड़े टाइम बाद जो है कैप्रिकॉर्न पे जो ये वर्टिकल पड़ती है। करेक्ट? तो मतलब कि पूरा की पूरा ITCZ है, नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड जो है शिफ्ट होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो सेम यहाँ पे लिखा है, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर जोन्स ड्यूरिंग समर सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पोजीशन ऑफ सन शिफ्ट्स नॉर्थ, शिफ्ट होता है। तो ITCZ जो है शिफ्ट करता है नॉर्थवर्ड। तो ऑल द प्रेशर सिस्टम आल्सो शिफ्ट नॉर्थवर्ड। तो मतलब हमारा ITCZ से जो प्रेशर बेल्ट है वो कम्प्लीटली नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाती है। उसके बाद ड्यूरिंग समर सीजन, सदर्न समर सीजन में ITCZ जो है सदर्न साइड में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी प्रेशर बेल्ट हैं वो सदर्न साइड में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम हर एक प्रेशर बेल्ट को देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने हमारी अर्थ को इमेजिन करते हैं। अब यहाँ पे एक इक्वेटर 0 डिग्री मानते हैं। तो जो वाइट लाइंस दिख रही है, वाइट विंड्स दिख रही है आपको, इसको पूरा हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स। अब जब विंड का डायरेक्शन नेमिंग की बात आती है, तो क्योंकि ये विंड जो ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होती थी, ट्रेड विंड्स, इसलिए हम उसको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। उसी के साथ अगर किसी भी विंड को नेम देना है तो उसके ओरिजिन से हम उसका नाम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये विंड की मूवमेंट है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट लग रहा है। सेम यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब इसका ओरिजिन जो है ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है और वेस्ट में जा रही है। तो हम बोलेंगे वेस्ट इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज। क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज। ठीक है, अब इसका जो मूवमेंट है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट है, यहाँ पे जो साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट है। 30 डिग्री नॉर्थ और ये 30 डिग्री साउथ, ये हाई प्रेशर जोन एरिया है। करेक्ट? तो लो प्रेशर जोन हमारा इक्वेटर है, लो प्रेशर जोन एरिया। विंड की मूवमेंट जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो रही है। ओके, इसके बाद हम आते हैं ग्रीन लाइंस पे। जो ग्रीन कलर की आपको विंड्स दिख रही है 60 डिग्री नॉर्थ पे, इसको हम टेम्परेट जोन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट हो रहा है। इसकी विंड की ओरिजिन जो है वेस्ट में है, तो वेस्ट टू ईस्ट और वेस्टर्लीज इसको बोलते हैं, ये दोनों पोर्शन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पोलर ईस्टर्लीज पे। तो क्योंकि ईस्ट में ओरिजिन हो रहा है तो हम बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज, इसकी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है, अब इसके हम आगे चलते हैं तो देखते हैं डोलड्रम्स और हॉर्स लैटिट्यूड्स को। तो डोलड्रम्स जो इक्वेटर पे होते हैं। अब डोलड्रम्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक जब यह विंड डायरेक्शन मूव करती है और आपस में कोलाइड होती है, तो कुछ इस तरह से एक एम्प्टी पोर्शन छोड़ती है, जहाँ पे हम बोलते हैं काम कंडीशंस, काफ़ी ज़्यादा विंड कंडीशन, काफ़ी काम कंडीशंस। और यहाँ पे अपलिफ्टमेंट हो रहा है रेन का, मतलब विंड का, सॉरी, विंड ऊपर जा रही है, ओशन से टकराएगी। अब जो यहाँ पे ट्रोपोपॉज से जुड़ के ये क्लाउड्स बनाएगी, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा रेन्स ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डोलड्रम्स। इसके बाद आते हैं हम हॉर्स लैटिट्यूड्स पे। तो ये एंशंट, पहले क्या हुआ करता था, जब शिप से मर्चेंट जाया करते थे तो अपने साथ हॉर्स और उनके साथ खाने पीने का सामान ले जाया करते थे। अब यहाँ पे क्योंकि विंड का मूवमेंट सिंकिंग मूवमेंट है, मतलब क्या डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगता है शिप पे, जिसकी वजह से शिप का काफ़ी टाइम तक मूवमेंट, मतलब शिप मूव ही नहीं करती अपनी जगह से, एक जगह रुक जाती है। तो क्या करते हैं जो शिप मर्चेंट्स है वो अपने हॉर्स को मार कर समुद्र में फेंक देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स। यहाँ पे ना ही कोई विंड ज़्यादा चलती है और नो रेंस देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये हमारी परमानेंट और प्लानिटरी विंड में आती है। जो हमने अभी तक पढ़ा वो परमानेंट और प्लानिटरी विंड्स में आता है, जिसको प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर, मतलब साल भर ये रहती है, और साथ में प्रेजेंट अक्रॉस द प्लानट रहती है। अब इसके बाद हम देखते हैं लोकल विंड्स को। तो लोकल विंड्स में कुछ रीजनल विंड्स होती है, कुछ डेली और कुछ सीजनल बेसिस पे हमें देखने को मिलती है। साथ में डेली में हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो लैंड एंड सी ब्रीज हमें देखने को मिलता है, वही माउंटेन और वैली सी ब्रीज देखने को मिलता है। सीजनल में बात करें तो लू, चिनूक, फोहेन एंड सिरोको ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
अब हम फर्स्ट लैंड एंड सी ब्रीज को देखते हैं। तो हमें पता है जो लैंड है सबसे जल्दी हॉट हो जाती है, तो मतलब क्या, गर्म हो गई, मतलब ये लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है। और वाटर जो है ठंडा गर्म होने में टाइम लगाता है, तो ये हाई प्रेशर जोन है। अब मूवमेंट कैसे चलता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वाटर जो है हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो ओशन टू लैंड और सी टू लैंड जो विंड की डायरेक्शन रहती है इसको बोलते हैं सी ब्रीज। अब सेम नाइट में क्या होता है, लैंड जो है कोल्ड हो जाती है, मतलब हाई प्रेशर जोन हो जाता है, और ये जो लो प्रेशर जोन, तो विंड की मूवमेंट जो है चेंज हो जाती है। तो विंड जो है इस डायरेक्शन में होती है, तो लैंड टू सी हो जाती है, ठीक है, नाइट टाइम में। इसके बाद हम आते हैं माउंटेन टू वैली में। तो क्योंकि माउंटेन्स जो है काफ़ी ऊंचे रहते हैं, काफ़ी बड़े बड़े, सोलर रेडिएशन और सोलर इंसुलेशन सबसे ज़्यादा ऊपर वाले माउंटेन से पड़ती है, तो ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, ठीक है। ग्राउंड सरफेस पे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो ये काफ़ी, और सनरेज काफ़ी देर बाद पड़ती है, तो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है, ग्राउंड सरफेस पे सबसे ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से हीट काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो ये एरिया अभी भी गर्म है, ग्राउंड सरफेस अभी भी गर्म है, और माउंटेन्स जो है अब ये ऊंचे एल्टीट्यूड पे है, तो यहाँ पे जो है मॉइस्चर कम है, मतलब हीट रिटेंशन काफ़ी कम है। तो जो ये हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे हमें लो प्रेशर देखने को मिलता है, तो विंड की मूवमेंट जो है माउंटेन टू वैली हो जाती है, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं अब इसमें बोलते हैं डे टाइम में जो वैली ब्रीज है उसको बोलते हैं वैली टू माउंटेन, इसको बोलते हैं हम एनाबेटिक प्रोसेस। माउंटेन टू ब्रीज में, माउंटेन ब्रीज में नाइट टाइम में माउंटेन टू वैली हो जाती है, डायरेक्शन हो जाती है, इसको बोलते हैं हम कैटाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं लू पे। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एरिया में देखने को मिलता है। हॉट एंड ड्राई विंड होती है काफ़ी ज़्यादा, ब्लोज वेरी स्ट्रांगली। नॉर्दर्न प्लेन्स में इंडिया एंड पाकिस्तान में हमें पाई जाती है, मई एंड जून में काफ़ी ज़्यादा मिलती है, और वेस्ट टू ईस्ट इसकी डायरेक्शन रहती है। सबसे ज़्यादा ये आफ्टरनून में पाई जाती है, जहाँ पर 45 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, ठीक है। लू के बाद आते हैं हम चिनूक पे। तो चिनूक कहाँ पे आता है, रॉकी माउंटेन्स अमेरिका में जो रहते हैं, अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, these are warm and dry winds blowing on the eastern slopes, leeward sides of the Rocky Mountain. They are called the snow eaters as they melt the underlying snow cover ice. अब यहाँ पे क्या होता है, हमने एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा है। जब ये विंड की डायरेक्शन अपवर्ड रहती है तो एक्सपांड होती है, जिसकी वजह से जो है कूलिंग होती है। अब जब ये विंड की कूलिंग होती है तो यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं और रेनिंग सीजन यहाँ पे आता है। लेकिन बची जो विंड बाद में यहाँ रिमेन, बाद में जब विंड यहाँ आती है तो पूरी तरह से ड्राई हो जाती है, ठीक है। अब जो ये ड्राई विंड और हॉट विंड है कंप्रेस होती है, और ये वाली विंड को कंप्रेस करती है जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग विंड है। तो इससे क्या होता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, जिससे हीट जनरेट होती है। अब जो सरफेस पे स्नो रहती है इसको ये मेल्ट करती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको स्नो ईटर, स्नो ईटर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम चिनूक। इसके बाद हम आते हैं फोहेन पे। तो सेम प्रोसेस रहती है एडियाबेटिक, सेम प्रोसेस रहती है फोहेन के भी, चिनूक जैसी। डिफरेंस ये है कि यूरोप में पाई जाती है, यूरोप में पाई जाती है अल्प्स माउंटेन में, अल्प्स माउंटेन में। These are a warm and dry wind like Chinook is called Fohn along the northern slope of the Alps mountain. These are more common during months of spring and autumn in Switzerland. The weather becomes quite pleasant in the valleys due to melting of snow. Therefore, valleys of Switzerland are called climatic oases during the winter season. Oasis का मतलब यहाँ पे ये होता है, फॉर एग्जाम्पल एक डेजर्ट में एक छोटे से एरिया में आपको पानी देखने को मिल जाता है, तो मतलब क्या है, ओएसिस आपको मिला है। सेम यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन का है कि यूरोप में जो अल्प्स माउंटेन है वहाँ काफ़ी सारी जगह स्नो क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या इनहेबिटेड एरिया हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे रह नहीं सकते। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, स्नो मेल्ट होती है, क्लाइमेट चेंज, फोहन की वजह से, फोहन ड्राई विंड्स की वजह से स्नो मेल्ट होती है, जिसकी वजह से एक लिविंग कंडीशन क्रिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेटिक ओएसिस। दिस विंड्स हेल्प्स इन अर्ली स्नो सोविंग of wheat, ripening of grapes and check of cotton for autumn frost, ठीक है। इसके बाद आता है मिस्ट्राल। तो एक विंड फ्रांस और स्पेन में पाई जाती है। यहाँ पे चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा विंड फ्रांस और स्पेन में आती है। कोल्ड एंड लोकल विंड्स रहती है क्योंकि ओशन की तरफ से आती है। नॉर्दर्न वेस्ट टू साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन रहती है, कॉजेज सडन ड्रॉप इन द एयर टेम्परेचर टू बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ब्लिजर्ड पे। तो वायलेंट स्टॉर्मी कोल्ड एंड पाउडरी पोलर विंड्स लेडन विद ड्राई स्नो, ये हमें देखने को मिलता है नॉर्थ साउथ पोलर रीजन, साइबेरिया, कनाडा एंड द यूएसए। 80 to 96 किलोमीटर
पर आवर इसकी स्पीड रहती है ब्लिजर्ड की। इसके बाद हम चलते हैं सिरोको पे। तो वार्म एंड ड्राई डस्टी विंड्स ये जो है सहारा डेजर्ट से फ्लो होती है, मतलब इसकी डायरेक्शन सहारा डेजर्ट से ओरिजिनेट होती है और क्रॉस करती है मेडिटेरियन सी को, इटली और स्पेन तक पहुंचती है। अब इटली में क्या होता है, क्योंकि बीच में मेडिटेरियन सी आता है तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है और काफ़ी ज़्यादा विंड रहती है। हॉट टेम्परेचर सहारा डेजर्ट से विंड आती है, गर्म हवा आती है, मेडिटेरियन सी को क्रॉस करती है और इटली पहुंचती है। यहाँ पे जो है साथ में सैंड पार्टिकल्स ले जाती है, मतलब जो क्लाउड फॉर्मेशन इटली में हो रहा है उसके अंदर सैंड है क्लाउड्स के अंदर। अब ये सैंड जो है रेन के साथ बारिश में होती गिरती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड रेन। ठीक है, इसके बाद आता है सेंटा आना। दिस आर वार्म एंड ड्राई स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट ब्लो आउट ऑफ द ग्रेट बेसिन थ्रू द अपर मोजेव डेजर्ट टू कैलिफोर्निया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हीट बजट। हीट बजट क्या होता है, एन अकाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड एंड इमिटेड बैक फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज द हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। मतलब क्या, कोई भी हीट जो अर्थ रिलीज करता है सन पे, सन जो रिलीज करता है अर्थ पे, अब अर्थ वो हीट जो है एब्जॉर्ब करती है और उसी हीट को जो है खुद ऑब्जेक्ट इमिटिंग हीट ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करती है और इसको इमिट करती है स्पेस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हीट बजट परफेक्ट बैलेंस होता है। मतलब क्या, इनकमिंग हीट जो सन से इनकमिंग हीट आ रही है इज इक्वल टू आउटगोइंग हीट जो अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको बोलते हैं हम हीट बजट। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ से हीट जो रिसीव हुई है 17, 34 एंड 14, टोटल कितना हुआ 51 यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद सेम यहाँ पे जो इमिट हो रही है अर्थ से हीट -23, 9 एंड 19, इसको कितना हुआ 51 यूनिट। तो ये हमारा हुआ हीट बजट। ठीक है, हीट बजट कुछ रेडिएशन जो है क्लाउड से रिफ्लेक्ट होती है, कुछ यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंसोलेशन शॉर्ट वेव्स एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव्स इज कॉल्ड द हीट बजट ऑफ द अर्थ। ओके, इसके बाद हम चलते हैं ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन पे। तो मेंस के लिए हमारे पास ये सारे टॉपिक्स हैं, थंडर एंड लाइटनिंग, क्लाउड बर्स्ट, हेलस्टॉर्म एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड इट्स टाइप्स, कंडेंसेशन, ड्यू एंड क्लाउड, दो टाइप है कंडेंसेशन की, टाइप्स ऑफ रेनफॉल एंड टाइप्स ऑफ फॉग। ठीक है, ये प्रीलिम्स के टॉपिक हो गए हमारे। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। तो रिफर टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ पार्सल ऑफ एयर हैविंग अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब हमें ये समझना है कि जो एक सपोज करो एयर पार्सल है इतना, अब हर एयर की एक कैपेसिटी होती है कितना मॉइस्चर वो हैंडल कर सकती है। अब ये जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है कोल्ड पे और हीट पे। अगर आप इसको कोल्ड मतलब एक कोल्ड एयर पार्सल है तो ये कंप्रेस्ड होगा, अगर हीट करोगे तो एक्सपांड होगा। ठीक है, अब हीट करो एक्सपांड हुआ मतलब एक बड़ा बॉक्स है तो ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर पाएगा। कोल्ड है मतलब ये कंप्रेस होकर छोटा बॉक्स हो रहा है, छोटा एयर पार्सल हो रहा है, तो मतलब लेस वाटर और लेस मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब हम एक और टर्म होती है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट एन एयर पार्सल कैन होल्ड एट एनी गिवन टेम्परेचर। मतलब क्या, कोई सा भी एयर पार्सल किसी भी टेम्परेचर पे कितना मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है, उसको बोलते हैं हम किसी एयर पार्सल की कैरिंग कैपेसिटी। अब जब हम किसी भी एयर पार्सल को गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज होती है, वहीं कूलिंग करते हैं तो कैरिंग कैपेसिटी जो है डिक्रीज होती है। कोल्डर एयर इज एबल टू कैरी मच लेस वेपर एज कम्पेयर टू द वार्म एयर। ठीक है, इसके बाद हम चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये एयर पार्सल है, अभी टेम्परेचर है इसका 35 डिग्री सेल्सियस, इसका जो कैरिंग कैपेसिटी वो 10 ग्राम्स ऑफ वाटर है, उसकी वाटर वेपर प्रेजेंट कितने हैं इसके अंदर 8 ग्राम, मतलब ये 10 ग्राम जो है वाटर को होल्ड कर सकता है, लेकिन करंटली इसके पास सिर्फ 8 ग्राम ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर अवेलेबल है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको हम कूल करते हैं तो ये कंप्रेस होगा तो इसका साइज छोटा हो गया। अब यहाँ पे इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, कैरिंग कैपेसिटी इसकी 10 से रिड्यूस होकर हो गई 8 ग्राम, मतलब क्या अभी कम पानी होल्ड कर सकता है। ठीक है, वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है 8 ग्राम, मतलब कैरिंग कैपेसिटी इक्वल टू वाटर वेपर प्रेजेंट, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। मतलब क्या, जितना वाटर वेपर ये होल्ड कर सकता है, टोटल कितना होल्ड कर सकता है उतना ही इसके पास प्रेजेंट में अभी अवेलेबल है।
इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड एयर। ठीक है, अब ये वाटर एयर पार्सल हम वापस से और कूल करते हैं, और कूल करा तो ये और ज़्यादा कंप्रेस हुआ। ठीक है, इसकी अब कैरिंग कैपेसिटी हो गई 6 ग्राम, और वाटर वेपर इसमें प्रेजेंट है 6 ग्राम। बचा हुआ 2 ग्राम क्या हुआ, रेसिडुअल हीट। मतलब क्या, जब हम वाटर वेपर कंप्रेस हो रहा है तो बचा हुआ रेसिडुअल वाटर क्या हुआ, सॉरी रेसिडुअल हीट नहीं बोलेंगे इसको, रेसिडुअल वाटर मतलब बचा हुआ वाटर क्या हुआ, वो अब कंडेंस हो जाए, कंडेंसेशन होगा उसका, उस बचे हुए वाटर का कंडेंसेशन होगा। और ये कंडेंसेशन फॉग के फॉर्मेशन में भी हो सकता है। मतलब क्या, आपके ठंड के मौसम में कंडेंसेशन होता है, मतलब ये सेम प्रोसेस फॉलो होती है। अब अगर कांच में पानी के छींटे, पानी की ऐसे ओस जम जाती है कांच पे, तो उसी को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। मतलब क्या, रेसिडुअल वाटर है जो एक एयर पार्सल होल्ड कर सकता था, ठंडा होने की वजह से कंप्रेस हो गया, और जो बचा हुआ वाटर है वो ओस की फॉर्म में, फॉग की फॉर्म में जमा हो गया। सेम प्रोसेस से क्लाउड फॉर्मेशन भी होता है। मतलब क्या, वार्म एयर रहती है, मॉइस्चर इसमें ज़्यादा रहता है, जैसे जैसे ही कंप्रेस ऊपर उठता है, कंप्रेस होता जाता है, मॉइस्चर जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, तो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिलीज कर देता है, मतलब रेसिडुअल वाटर बोलते हैं जिसको। ठीक है, आगे चलते हैं अब। सैचुरेशन ऑफ एयर मतलब क्या, वाटर वेपर प्रेजेंट इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी, बराबर है कैरिंग कैपेसिटी के। इसके बाद अगर हम इसको कूल करते हैं तो ये हो जाता है कंडेंसेशन, मतलब जम जाता है पानी, रिलीज करता है, रेन हो सकती है, फॉग जम सकता है। अगर इसको हीट करते हैं तो कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एयर जो है बिकम्स अनसेचुरेटेड। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब इसका हम बाद में हम टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी एंड मेजरमेंट देखते हैं। तो ह्यूमिडिटी मतलब हमने समझ लिया, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर पार्सल, इन सिंगल एयर पार्सल। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसको एक एक करके समझते हैं। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, द टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट per volume of air at any given temperature expressed in gram and meter cube per meter cube. It decreases from equator to poles. अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिक्रीज इक्वेटर टू पोल्स क्यों होती है, पोल्स पे जो है वार्म वाटर रहता है क्योंकि सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, पोल्स पे जो है ठंडा पानी कूल रहता है, इसीलिए जो है डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। इसके बाद एज एयर कोल्डर एयर कैन एकोमोडेट लेस मॉइस्चर, ठंडा पानी, ठंडी हवा कम मॉइस्चर को एकोमोडेट कर सकती है। इसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे। तो मास वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ एयर, पहले था ग्राम पर क्यूब मीटर क्यूब एब्सोल्यूट में, यहाँ पे वेपर पर किलोग्राम ऑफ एयर represents actual quantity of moisture present in air and is seldom affected by change in volume and temperature. इसके बाद हम आते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। तो इसमें क्या होता है, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर टू व्हाट इट कैन बी होल्ड, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फॉर एग्जांपल, कैरिंग कैपेसिटी थी समवेयर अराउंड 10 और वाटर वेपर प्रेजेंट है 8, तो इसको हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वाटर वेपर प्रेजेंट कितना है हमारे पास 8, कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बाद अगर हम किसी वार्म एयर है, वार्मिंग ऑफ एयर हम, तो रिड्यूसेस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब जब हवा गर्म होती है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है। अगर हवा ठंडी होती है, कूल होती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। When relative humidity is 100%, मतलब क्या, वो सैचुरेटेड एयर है। फॉर कंडेंसेशन टू occur, किसी भी कंडेंसेशन को occur होने के लिए 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, कंडेंसेशन होने के लिए 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड। अब इन सब से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर एयर में रहेगा उतना ज़्यादा वो वाटर वेपर होल्ड कर सकती है। यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती है, कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है। मतलब क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैरिंग कैपेसिटी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। मतलब क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सैचुरेशन ऑफ एयर पे। अभी हमने पढ़ लिया है
द एयर कंटेनिंग द मॉइस्चर ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज सेड टू बी सैचुरेटेड। देन इसके बाद हम आते हैं कंडेंसेशन पे। तो स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच फॉर्म व्हेन वाटर वेपर और स्टीम टचेस अ कोल्ड सरफेस सच एज विंडो। मतलब क्या, ये आपकी खिड़की है, ये आपकी खिड़की का कांच है, यहाँ पे थोड़ी एयर यहाँ पे पास हो रही है। अब जब ये एयर जो है विंडो को टच करती है तो ये कोल्ड हो जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है। अब यहाँ पे मतलब क्या, ठंडी हवा और ये थोड़ी वार्म है, कंपैरिजन करें तो ये वार्म है और ये कोल्ड है। तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर गिर जाएगा एकदम से, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई मतलब एयर पार्सल जो कम वाटर वेपर होल्ड कर सकता है, तो जो बचा हुआ रेसिडुअल वाटर है वो इस कांच पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसके बाद हम क्या, इसके बाद चलते हैं कूलिंग द एयर बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं ड्यू। तो टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन कूल सरफेस एट नाइट व्हेन एटमॉस्फेरिक वेपर कंडेंसेस। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक जब वेपर कंडेंस होते हैं नाइट टाइम में कूल होने के बाद, तो इस जो ये घास आपको इस पर दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ड्यू। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।